गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आपसे दो क्वेश्चन हैं। क्या आप इंडिया की इकोनॉमी में बिलीव करते हैं? क्या आप इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी में बिलीव करते हैं? और अगर आपका दोनों क्वेश्चंस का आंसर है येस, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो इन्हीं दो चीज़ों पर बेट करता है, जिसका नाम है बाटा इंडिया लिमिटेड। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी स्टार्ट हुई थी 1931 में बाय द नेम ऑफ बाटा शू कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एंड कंपनी लिस्ट हुई इंडियन मार्केट में 1973 में, जब इसका नाम चेंज करके बाटा इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। बाटा इंडिया लिमिटेड की पेरेंट कंपनी बाटा बीवी, जो कि नीदरलैंड में है, एंड ये इसका 52% स्टेक होल्ड करती है। बाटा इज़ अ लीडिंग फुटवेयर ब्रांड इन इंडिया। इसकी 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, बिहार एंड हरियाणा में, और इन सब की कैपेसिटी टोटल 21 मिलियन पेयर्स की है पर एनम। और बाटा के कुछ 1500 स्टोर्स हैं अक्रॉस इंडिया। कंपनी के ब्रांड्स पे भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। कुछ ब्रांड्स हैं जिनका आपने नाम भी सुना होगा, जैसे हश पपीज़, बाटा इटसेल्फ, पार, एम्बेसडर, नॉर्थ स्टार, बबल गमर्स, और भी बहुत सारे हैं, स्कॉल, मैरी क्लेयर, नेचुरलाइजर। मैं लेफ्ट में पूरी लिस्ट डाल देता हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एक बार अब हम कंपनी की मैनेजमेंट देख लेते हैं। मिस्टर संदीप कटारिया इज़ द सीईओ। ये 2017 से कंपनी के सीईओ हैं, एंड प्रायर टू दैट ही वाज वर्किंग विद वोडाफोन एज अ चीफ कमर्शियल ऑफिसर। इनको 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इन मार्केटिंग एंड स्ट्रैटेजी। एंड जो बाटा में लास्ट 3 साल में पूरा का पूरा रीब्रांडिंग करी गई है, रिवैम्प करी गई है कंपनी, उसमें संदीप कटारिया का बहुत बड़ा हाथ है। वो हम आगे आने वाले सेक्शन में देखेंगे कि कैसे कंपनी का जो एक पूरा ब्रांड है वो बदला गया है। मिस्टर राजीव इज़ द एमडी एंड मिस्टर राम कुमार इज़ द सीएफओ, एंड इन दोनों को ही कंपनी के बाटा के साथ 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। कंपनी की मैनेजमेंट बहुत क्लीन और एक्सपीरियंस है, और कंपनी में कोई भी फ्रॉड या कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू आज तक नहीं आया। अब हम अपने अगले सेगमेंट में चल रहे हैं, जहाँ पे हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को एनालाइज करेंगे। मैंने यहाँ पे 5 साल का डेटा लिया है, 2016 से 2020 तक का। अगर हम इसको एनालाइज करें तो हमें सबसे पहले ये दिख रहा है कि 2016 और 2017 में कंपनी की सेल्स ग्रोथ नहीं हुई, बहुत स्लगिश ग्रोथ थी। जो असली सेल्स ने पिकअप किया, जो असली मैजिक हुआ, वो 2018 में हुआ, जहाँ पे अच्छी ग्रोथ आई। और अगर मैं इसका एक CAGR निकालूं तो ये 5.99 आ रहा है 2016 से 2020 तक का। तो याद है मैंने आपको बोला था कि लास्ट 3 साल में जो कंपनी को रिवैम्प किया गया है, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। 2018 से सेल्स में ग्रोथ आनी शुरू हुई है वापस से। अगला हमारा आता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रॉ मटेरियल की कॉस्ट उसके टोटल एक्सपेंसेस का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है। यहाँ पे भी मैंने 5 साल का डेटा लिया, 2016 से 2020 तक का। अगर हम देखें तो 2016 में जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल थी, दैट वाज ऑलमोस्ट 47% ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस, जो कि कम होके 42% हो चुका है 2020 में। अब ये कैसे कम हुआ? वाई? बिकॉज कंपनी ने अपनी 60% मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दिया टू अदर कॉन्ट्रैक्टर्स। यानी कि अगर कंपनी 10 पेयर बेचती है शूज़ के, तो उसमें से 6 वो बने बनाए खरीदती है कॉन्ट्रैक्टर से। तो इससे क्या, कंपनी के पास ज़्यादा टाइम होता है R&D और नए डिज़ाइन सोचने में, और उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इतना टाइम नहीं लगाना पड़ता, और वो उनको दे देती है जो इसमें एक्सपर्ट हैं। तो इससे क्या, उनकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट इफेक्टिवली मैनेज हो रही है। नेक्स्ट वन इज इबिडा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है देखना। इबिडा स्टैंड्स फॉर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो जो लोग बिगनर्स हैं वो इससे कंफ्यूज ना हो, इबिडा का मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हम इसको इबिडा भी कह सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इबिडा लिया इन टर्म्स ऑफ नंबर, और इबिडा लिया इन टर्म्स ऑफ मार्जिन। तो यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अगर हम इसको एनालाइज करें तो हमें दिख रहा है कि 2016 में 300 CR का इबिडा था कंपनी का, जो कि 2020 में 900 CR हो गया है। अगर मैं एब्सोल्यूट रिटर्न्स बताऊं तो 200% एब्सोल्यूट रिटर्न है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। कंपनी बहुत अच्छे से अपना इबिडा ग्रो कर पा रही है। और अगर मैं इसको एनुअल में लेके चलूँ, एनुअल ग्रोथ रेट, तो 31.6% इबिडा ग्रोथ रेट है ये 2016 से 2020 तक का। अगर मैं इबिडा मार्जिन की बात करूं तो कंपनी का इबिडा मार्जिन 2016 से 2020 में 12% से 29% हो चुका है, जो कि ये बताता है कि कंपनी अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत अच्छे से शोकेस कर पा रही है हमें। कंपनी अपनी एक्सपेंसेस बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है, उसकी मार्जिन बहुत अच्छी है कंपनी की। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने सेल्स की ग्रोथ जब हम पहले देखी थी, सेल्स ग्रोथ वो समवेयर अराउंड 5.99%, जो 2016 से 2020 की थी। लेकिन उसी पीरियड में सेल्स उतनी बढ़ी, लेकिन हमारा इबिडा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इबिडा का ग्रोथ रेट 31.6% है। ये हमें ये बता रहा है कि जो ये कंपनी है, दिस इज़ नॉट प्लेइंग ऑन वॉल्यूम। ये वॉल्यूम गेम पे नहीं खेल रही, ये मार्जिन गेम पे खेल रही है। यानी कि सामान ज़्यादा नहीं बेच रही, लेकिन जो बेच रही है उसके अंदर बहुत अच्छा मार्जिन है इनका। एक बार कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। 2016 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 216 CR था, जो कि 2020 में 324 CR हो गया।
ऐसे तो सही लग रहा है, ठीक लग रहा है प्रॉफिट, लेकिन अगर हम उसके अंदर जाके देखें तो स्टेडी पैटर्न नहीं है। 17 में कम हो गया, 18 में बढ़ गया, फिर 19 में और बढ़ा, फिर 20 में थोड़ा और कम हो गया। तो स्टेडी पैटर्न नहीं है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ देखें तो 10.69% की है। अब जो पार्ट आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैश फ्लो, केपेक्स एंड फ्री कैश फ्लो। मैं कैश फ्लो को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ नेट प्रॉफिट से। वाई? बिकॉज मुझे लगता है कि कंपनी के कैश फ्लोज हमें बेटर पिक्चर बताते हैं। अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें तो 2016 से 2020 तक काफ़ी अच्छे से ग्रो करे हैं, एक्सेप्ट फॉर 2018 जब थोड़ा सा डिप आया था, लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है कंपनी की। अब जो ये पैसा आ रहा है कंपनी के पास, कंपनी को ये वापस री इन्वेस्ट करना पड़ता होगा फॉर ओपनिंग न्यू स्टोर्स, न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। तो उसको हम केपेक्स कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम एक बार देख लेते हैं कंपनी ने कितना केपेक्स किया है। 2016 में 40 CR था, जो कि हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ के 2020 में 85 CR हो गया। तो कंपनी कंटिन्यूसली अपने कैपिटल पे स्पेंड कर रही है। तो अगर जो पैसा हमें आ रहा है यानी कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो, उसमें से हम जो पैसा निकाल रहे हैं यानी कि केपेक्स, उसको माइनस कर दें तो हमें फ्री कैश फ्लो आ जाएगा, कि जो हमारे पास फ्री कैश है। और हमेशा फ्री कैश होना एक बेटर चीज़ होती है, बिकॉज जो हम कहते हैं कंपनी इज कैश रिच, वो यही होता है कि कंपनी के पास बहुत फ्री कैश होता है। तो अगर हम फ्री कैश भी देखें तो फ्री कैश कंपनी का बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। 16 से 820 तक काफ़ी अच्छे से ग्रो करा है, एक्सेप्ट फॉर जो जैसे मैंने आपको बताया 2018 जब डिप आया थोड़ा सा। तो इसको एनालाइज हम करें तो कंपनी ने जो अपना केपेक्स है वो कंट्रोल किया है, कोई केपेक्स ब्लो आउट नहीं हुआ, कंट्रोल मार्जिनली इंक्रीज हुआ है वो। एंड जो कंपनी ने अपने स्टोर इंक्रीज करे हैं, वो 1100 से कुछ 1500 स्टोर्स कर लिए उसने 2020 में। कंपनी का जो केपेक्स है वो 20% के आसपास ग्रो करा है एनुअली। लेकिन जो कंपनी की इबिडा थी, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, इबिडा मार्जिन, इबिडा ग्रोथ रेट, वो 31.6% से ग्रो किया है। यानी कि कंपनी ने अपना केपेक्स अच्छे से डिप्लॉय किया है, वो अपने कैपिटल जो उस पर खर्चा कर रही है उससे ज़्यादा उससे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल पा रही है। यानी कि केपेक्स की जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट है। और जो कंपनी के फ्री कैश फ्लो है वो, वैसे मैंने आपको बताया, अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, विच इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जिसमें हम कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले आती है स्ट्रेंथ्स। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कंपनी की, कंपनी इज डेट फ्री, कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सेकेंड पॉइंट इज़ कि कंपनी 90 ईयर्स ओल्ड है और उसने बहुत सारे रिसेशन और क्राइसिस पहले ही देख रखे हैं, तो ऐसी पैंडमिक सिचुएशन से कंपनी ईजिली मैनूवर कर जाएगी। थर्ड पॉइंट इज़ कि कंपनी की एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत अच्छे हैं। ये क्यों? क्योंकि कंपनी एक प्रीमियम पे अपने प्रोडक्ट को प्लेस करती है, एक प्रीमियम प्राइसिंग है उसके प्रोडक्ट की। और फोर्थ पॉइंट भी हमारा इसी से डिराइव होगा कि अगर एक प्रीमियम प्रोडक्ट वो बना रही है तो उसकी ऑडियंस भी वही होगी जो उसको अफोर्ड कर पाए। तो हाई डिस्पोजेबल इनकम वाले उसका कस्टमर बेस है, और ऐसा कस्टमर बेस होना इज़ ऑलवेज गुड, बिकॉज अगर पैसा है क्लाइंट के पास तो तुम किसी भी तरीके से क्रॉस सेल अपसेल करके उसको एक्स्ट्रा रेवेन्यू निकाल सकते हो उससे। फिफ्थ कॉन्सेप्ट इज कि कंपनी ने अपना लास्ट 3 साल में पूरा का पूरा ब्रांड चेंज कर दिया है, रिवैम्प करा गया कंपनी। एंड इससे कंपनी की लुक एंड फील और उसके ब्रांड की लुक एंड फील पूरी चेंज कर दी है, जो उसके फाइनेंशियल्स में भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सिक्स पॉइंट है, कंपनी का एक ब्रांड है हश पपीज़। अगर आपने इसका नाम सुना हो तो इस ब्रांड ने अपने आप को कंपटीशन से और फॉर दैट मैटर बाटा के साथ भी काफ़ी अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर दिया है। बहुतों को पता भी नहीं होगा कि हश पपीज़ बाटा का ब्रांड है। वाई? बिकॉज उसने एक अपना ब्रांड ऐसे एस्टैब्लिश किया है जो कि एक प्रीमियम ऑडियंस को अपील करता है, और मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। सेवन पॉइंट इज कंपनी मार्जिन पे खेल रही है रादर देन वॉल्यूम। जैसे हमने देखा कि सेल्स ग्रोथ इतनी नहीं थी, लेकिन इबिडा मार्जिन बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। वाई? बिकॉज प्रीमियम पे प्रोडक्ट बिक रहा है। अब प्रीमियम में बिकेगा तो उससे मार्जिन इंक्रीज होगी। इसका ये मतलब है कि अगर हल्की सी भी सेल्स में इंक्रीज होता है तो उससे मार्जिन बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएंगे एंड प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ेगी। तो स्लाइट जंप इन सेल्स विल लीड टू अ बिग जंप इन प्रॉफिटेबिलिटी। लास्ट पॉइंट ये है कि कंपनी की मैनेजमेंट बहुत साफ सुथरी है, एक्सपीरियंस है, और आज तक कोई फ्रॉड या कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू नहीं रहा। नेक्स्ट आर वीकनेसेस। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कंपनी के जो ब्रांड्स हैं अदर देन बाटा एंड हश पपीज, इन दो ब्रांड्स को अगर हम छोड़ दें तो जितने भी XYZ बाकी के ब्रांड्स हैं वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अपने लिए एक मार्केट क्रिएट नहीं कर पा रहे। सेकंड पॉइंट इसकी कंपनी का फिटनेस ब्रांड है पार के नाम से। मैं यहाँ पे फिटनेस ब्रांड को अलग से क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ? वाई? बिकॉज इंडियन फुटवेयर में काफ़ी ज़्यादा बूम आया है इन द फिटनेस सेगमेंट। तो ये इसलिए मैं यहाँ पे अलग से पॉइंट दिखा रहा हूँ कि जो इनका ब्रांड है पार, वो अभी भी कम्पीट नहीं कर पा रहा नाइकी, एडिडास, प्यूमा से, और अपील नहीं करता वो इंडियन ऑडियंस को। तो यहाँ पे कंपनी को काम करना पड़ेगा अभी। थर्ड पॉइंट इज़ कि अभी भी जो बाटा है वहाँ पे जो उनका टोटल कस्टमर बेस है उसमें अभी भी मेन फुटवेयर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और विमेन का इतना नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी विमेन फुटवेयर में लैक करती है, तो इनको यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है और दे नीड टू इम्प्रूव इन दिस सेगमेंट।
फोर्थ पॉइंट है कि कंपनी के, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट्स हैं वो एक प्रीमियम पे प्राइस्ड हैं। तो अगर आप इसको रिलैक्सो से कंपेयर करो तो इनके प्राइसेस काफ़ी हाई हैं। तो ऑब्वियसली एक प्राइस सेंसिटिव कंट्री लाइक इंडिया, यहाँ पे इनकी ऑडियंस लिमिट हो जाती है, ये एक नीश में कंसिडर होने लग जाएंगे। तो ये इनकी लिमिटेशन है कि सेल्स ग्रोथ हमेशा थोड़ी स्लो रहेगी इनकी। नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटीज़। तो पहला पॉइंट ये है कि इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ 9.6%। तो अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो उसके प्लेयर्स भी ग्रो करेंगे। सेकंड पॉइंट इज़ कि 60% अभी भी जो मार्केट शेयर है फुटवेयर इंडस्ट्री का, वो अभी भी अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास है। तो जो हमारे ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं लाइक बाटा एंड रिलैक्सो, उनके पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड है टू कवर। थर्ड पॉइंट इज़ कि इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फुटवेयर आफ्टर चाइना। लेकिन अभी भी जो 95% प्रोडक्शन है वो डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल करने में जाती है। तो अगर हमारी कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएं और एक्सपोर्ट सेल्स को टैप करें तो एक काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडियन मार्केट के लिए। हमारा फोर्थ पॉइंट इज़ कि अगर हम देखें एक डेवलप्ड कंट्री के साथ लाइक US, तो रिसर्च ये कहती है कि वहाँ पे पर पर्सन 7 to 8 पेयर्स की एवरेज आती है। लेकिन इंडिया में पर पर्सन 1.66 पेयर की एवरेज है, जो कि अभी बहुत बड़ा गैप है। एंड आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ग्रोथ पोटेंशियल है यहाँ पे। फिफ्थ पॉइंट इज़ कि इंडिया की, अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था कि अगर आप इंडिया की इकोनॉमी में बिलीव करते हैं, इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी में बिलीव करते हैं, तो ये स्टॉक आपको ध्यान से देखना चाहिए। वाई? बिकॉज ये उन्हीं चीज़ों पर बेट कर रहा है। अगर इंडिया में इकोनॉमी सही चलेगी, इकोनॉमिक कंडीशन सही रहेंगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे। और जब वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग आती है तो वो फुटवेयर के लिए बहुत बेटर है। फुटवेयर इंडस्ट्री डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग से बहुत बूम करेगी। सिक्स पॉइंट इज़ कि जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है वो इंडिया में बढ़ रही है, ई-कॉमर्स बढ़ रहा है। ऑब्वियसली ये जो ब्रांड्स हैं ये अपने प्रोडक्ट को इंडिया के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं विद लेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और इनका कस्टमर बेस बढ़ सकता है। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन कंपनीज के लिए। आखिरी में आते हैं थ्रेट्स। पहला पॉइंट ये है कि जितने इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं लाइक नाइकी, ज़ारा, H&M एक्सेट्रा, उनसे टफ कंपटीशन आता है लोकल प्लेयर्स को। Second one, volatility in crude prices globally can impact the cost of raw material. Why? Because rubber is a kind of derivative of crude oil. तो अगर क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर या नीचे जाएगा, रबर का प्राइस भी ऊपर या नीचे जाएगा, जिससे रॉ मटेरियल की कॉस्ट में चेंजेस आ सकते हैं, विच कैन फर्दर लीड टू चेंज इन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्जिन्स। थर्ड वन इज़ कि इंडिया में डिज़ाइन और प्रोडक्ट बहुत ईजिली कॉपी कर लिया जाता है। तो अगर एक बड़ा ब्रांड R&D करके एक प्रोडक्ट बना रहा है, उसको लोकल प्लेयर ईजिली कॉपी करके सस्ते में बेच सकता है, जिससे बड़े ब्रांड की सेल ऑब्वियसली हैम्पर होगी। फोर्थ वन इज़ एग्जैक्ट ऑपोजिट, कि अगर इकोनॉमी सही से नहीं चली, लोगों की इनकम बढ़ने की बजाय कम हो गई, तो फुटवेयर नेसेसिटी बन के ही रह जाएगा, वो कभी भी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में नहीं आएगा एंड उसकी सेल्स ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। हमने कंपनी देख ली, हमने कंपनी की इंडस्ट्री देख ली। अब हम देख लेते हैं कि जो स्टॉक है वो सस्ता है या महंगा है। और ये करने के लिए मैंने उसके डायरेक्ट कंपटीशन के साथ उसको कंपेयर किया, जो कि है रिलैक्सो। काफ़ी सारे और भी छोटे छोटे प्लेयर्स हैं जो लिस्टेड हैं इंडियन मार्केट में, बट उनके साथ कंपेयर करके एक कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट आ जाता और एनालिसिस सही से हो नहीं पाता। तो इट इज़ बेटर कि हम इसको रिलैक्सो से ही कंपेयर करें। तो पहला है मार्केट कैपिटलाइजेशन। बाटा थोड़ा सा बड़ा है इन टर्म्स ऑफ एम कैप, 16,790 CR है, और रिलैक्सो 15,918 है, ऑलमोस्ट 16,000। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन से वैल्यूएशन में कोई फ़र्क नहीं आता, ये मैंने बस एक दिखाने के लिए आपको डाला यहाँ पे। पी रेशो देख लेते हैं। पी रेशो के टर्म्स में बाटा सस्ता लगेगा, रिलैक्सो महंगे पे ट्रेड होता है। पीबी रेशो के हिसाब से भी रिलैक्सो महंगा है, बाटा सस्ता है। ईवी बिड्डा के हिसाब से भी बाटा सस्ता है, रिलैक्सो महंगा है। प्राइस टू कैश फ्लो में भी बाटा सस्ता लगेगा, रिलैक्सो महंगा लगेगा। पेग रेशो में रिलैक्सो सस्ता है। वाई? बिकॉज रिलैक्सो की सेल्स ग्रोथ ज़्यादा है, और पेग रेशो में हम सेल्स ग्रोथ लेते हैं, कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे बाटा महंगा लग रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट सेम है, 20 और 21 है। रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट सेम है, 18% है दोनों का। डेट टू इक्विटी में चेंज है। डेट टू इक्विटी बाटा का 0 है, बाटा के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है, रिलैक्सो के ऊपर है थोड़ा सा। तो देखो, वैल्यूएशन कभी भी इन रेशो से, आप ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है एक तरीके का, अगर आप इससे कर रहे हो तो इससे एक आइडिया लग जाएगा, लेकिन आप एग्जैक्ट वैल्यूएशन नहीं निकाल सकते इससे। तो हो सकता है ये एक पॉसिबिलिटी है कि रिलैक्सो को मार्केट ज़्यादा वैल्यूएशन देती है। वाई? बिकॉज उनको लगता है कि उसके प्रोडक्ट ज़्यादा आगे बिकेंगे, उसकी सेल्स ग्रोथ ज़्यादा होगी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये हमेशा रिलेटिव, हमेशा सब्जेक्टिव रहती है वैल्यूएशन। तभी मैंने वैल्यूएशन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। मुझे ये लगता है पर्सनली कि क्वांटिटेटिव से ज़्यादा क्वालिटेटिव एनालिसिस जो हमने पहले किया, उसके बेसिस पे आप ज़्यादा अच्छे से वैल्यू कर सकते हो। अगर आपको बिजनेस समझ आ गया, अगर आपको बिजनेस की आने वाले टाइम समझ आ गया, तो आप ज़्यादा अच्छे से वैल्यू कर पाओगे स्टॉक को। चलिए एक बार हम इसको चार्ट पे भी देख लेते हैं, निफ्टी के साथ कंपेयर करके। निफ्टी ने अपना लो मारा था 23 मार्च को।
वहाँ से निफ्टी ऑलमोस्ट 50% रिकवर कर चुका है, 50% अप है निफ्टी वहाँ से। बाटा ने उसी दिन लो मारा, लेकिन बाटा वहाँ से अभी भी 21% मूव किया है। तो अगेन वही रिलेटिव है, सब्जेक्टिव है। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये स्टॉक इतना मूव नहीं किया बिकॉज आगे पेंडेमिक है, फुटवेयर इतना बिकेगा नहीं, स्टोर्स बंद हैं, या कुछ लोग इसको सही में अंडर वैल्यूड मान सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल सब्जेक्टिव, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपको ये स्टॉक पसंद है तो आप अपना एनालिसिस भी करें, अपनी रिसर्च भी करें। कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।